एपिसोड की शुरुआत में ब्लस्टर और वेल्फिन को शक हो चुका होता है फ्लटर के ऊपर, क्योंकि उसने हाग्या का नाम लिया था जबकि उसको लियोल का नाम लेना चाहिए था। और इकाल को जो फ्लटर के शरीर के अंदर है वो नीचे जाता है ताकि वो पाम को ढूंढ सके। और जैसे ही ये एलिवेटर से नीचे पहुंचता है वैसे ही ये सैटेलाइट ड्रैगन फ्लाई को यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है कहां पर है पाम। इकालगो ने कभी पाम को देखा नहीं होता, बस इन्फॉर्मेशन के जरिए उसको पाम के बारे में पता होता है, लेकिन इसने डिसाइड किया होता है कि ये उसको ढूंढ के ही रहेगा और उसके बाद इस पैलेस को छोड़ेगा। ये सोचता है कि ये उसको किसी भी तरह से रेस्क्यू करेगा, क्योंकि पाम उसकी दोस्त की दोस्त यानी उसकी दोस्त की दोस्त इसकी दोस्त हुई। पाम ने अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया होता है, जिसकी वजह से इकालगो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। आगे एक टैंक वाले रूम के अंदर जाता है जहाँ पे ये सोचता है कि ये मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा, बस मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ किसी भी तरह से, और ये मैंने डिसाइड किया है। आगे एक ट्रक पे अंदर बैठ जाता है और ट्रक को आगे लेके जाएगा। इसके बाद हमें इस एलिवेटर के बारे में बताया जाता है जहाँ पे एक कैमरा लगा होता है और साथ में जब ये नीचे जा रहा होता है ना तब इसके साथ कितने भी बंदे लेके जा सकता है, लेकिन जब ये ऊपर जाता है तब इसके अंदर सिर्फ एक बंदा आ सकता है। यानी कि हर बंदे के लिए एक 8 डिजिट का कोड होता है जिसको अगर वो ढालेगा तभी ये ऊपर जाएगा, वरना ये खाली ही जाएगा। और अगर कोई गलत कोड ढालता है या फिर उसका हाइट और वेट मैच नहीं करता तो फिर एक अलार्म बज जाएगा और ये जो एलिवेटर है ये एक प्रिजन की तरह काम करेगा। और अगर कोई घुसपैठ या पकड़ा जाता है तो फिर वो और उसने जिसका कोड यूज किया होगा उन दोनों को मार दिया जाता है। अगर कोई कोड को एक बार के लिए गलत डालता है तो फिर वार्निंग का एक साउंड निकलता है और साथ में डोर्स लॉक हो जाते हैं। अगर कोई 3 बार के लिए ऐसा करता है तो फिर सिक्योरिटी को अलार्म दे दिया जाता है और साथ में वहां पे स्लिपिंग गैस को छोड़ दिया जाता है। उसके बाद उसको पकड़ा जाता है और उसको और उसके साथ उसने जिसका कोड यूज किया होगा दोनों को मार दिया जाता है। यानी कि एक कोड की कीमत एक बंदे की जान है। इसके बाद ब्लस्टर उसी एलिवेटर का यूज करके नीचे जाता है ताकि वो फ्लटर के ऊपर ध्यान रख सके, पता लगा सके कि क्या गड़बड़ी चल रही है। और इस एलिवेटर के अंदर सिर्फ बीजेफ और मार्कोस ये दोनों अपने साथ किसी और बंदे को भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये उनका काम होता है। इसके बाद वेल्फिन भी उसी एलिवेटर के अंदर जाता है और जैसे ये अंदर जाता है वैसे ही अपनी नाक पकड़ लेता है, क्योंकि बहुत तेज स्मेल आ रही होती है और ये बोलता है क्या फ्लटर मुर्दा घर में था। और इसको फ्लटर के साथ साथ ब्लस्टर की भी खुशबू आती है, क्योंकि वो भी यहीं पे था थोड़ी देर पहले, लेकिन उसके साथ इसको किसी और की भी स्मेल आती है जो इन दोनों में से किसी भी नहीं होती और वो बहुत कम आ रहा होता है। फ्लटर की बॉडी सड़ रही होती है जिसकी वजह से इसको ये बदबू आ रही होती है और आगे ये सोचता है अगर ब्लस्टर उसके पीछे गया है तो फिर उसको भी पता होगा कि उसने हाग्या का नाम लिया था और वो भी शक कर रहा होगा। इसके बाद वेल्फिन सोचता है कि कहीं वो घुसपैठिए के साथ काम तो नहीं कर रहा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो फिर उसने जरूर देखा होगा कि मैंने घुसपैठिए को देखा था। अगर उसने भी मुझे देखा होगा उस वक्त तो फिर वो जानबूझ के एलिवेटर के अंदर सबसे पहले गया ताकि जैसे ही मैं नीचे जाऊं वैसे ही वो मुझे खत्म कर सके। इसके बाद वेल्फिन सोचता है कि यही मेरा मौका है, लेकिन इसके हाथ पैर कपकपाने लगते हैं क्योंकि इसको डर होता है कहीं ब्लस्टर इसको खत्म ना कर दे। और ये सोचता है कि अगर मैं किसी तरह से पता लगा दूंगी फ्लटर ही घुसपैठिया है तो फिर मैं अपने प्लान के मुताबिक उसको ये बता सकता हूँ कि उसी ने बम फिट किया था और बीजेप बहुत खुश हो जाएगा। और तब इसको ध्यान आता है कि बीजेप कहाँ पे है और ये एलिवेटर से बाहर आके सोचता है कि आखिरकार बीजेप कहाँ पे होगा। अगर इस अटैक के दौरान बीजेप की मौत हो जाती है तो फिर मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो जाएगा। फ्लटर को भूल जाओ, पहले मुझे बीजेफ को ढूंढना होगा। इसके बाद हम गॉन और किलो को देखते हैं जिनके सामने जैनो होते हैं और जैनो को देखते ही किलो ग्रैंडपा बोलता है और जैनो को समझ में आ जाता है कि किलो अब बदल चुका है। और उसके बाद जैनो बोलता है कि मेरा काम यहाँ पे खत्म हुआ, जितना काम मुझे मिलता है मैं बस उतना ही करता हूँ, उससे आगे मेरे को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारा डिसीजन लेने का मौका देता हूँ, अंदर क्या चल रहा है तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुम्हें क्या करना है। और उसके बाद जैनो छलांग मार के यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद गॉन और किलो टावर के अंदर जाते हैं ताकि वो पीटो से फाइट कर सके। उसके बाद हम फिर से देखते हैं यूपी और नकल का सीन, जहां पे नकल ने अपनी लोकेशन के बारे में बता दिया था। उसने बता दिया होता कि वो भी यहाँ पे है ताकि वो किसी तरह से शूट को बचा सके। और ये सब मिलियन और शूट सिर्फ देख सकते हैं। उसके बाद नकल अपने मुंह पे जो खून आया होता है ना उसको पूछता है और बोलता है वही आइकॉनिक डायलॉग आजा भूतनी के। इसके बाद यूपी एपीआर की तरफ देख के बोलता है तो फिर ये तुम्हारा है। और तभी एपीआर बोलता है इट्स टाइम और इसका जो नंबर होता है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से यूपी इसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन एपीआर उड़ते हुए थोड़ी दूर जाता है, लेकिन उससे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एपीआर को डिस्ट्रॉय करना नामुमकिन है। और ये देखने के बाद यूपी फिर से अपने हाथों को कुछ मतलब ब्लेड जैसा कन्वर्ट करता है और उसी की मदद से वो एपीआर के ऊपर फिर से अटैक करता है
लगातार अटैक करता है, इतना अटैक करता है कि धुआं निकलने लगता है एपीआर के शरीर से, लेकिन एपीआर को तब भी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसकी वजह से यूपी पूछता है कि ये क्या है, मेरे अटैक्स इसके ऊपर काम क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे सच्चाई बताओ, यहाँ से भागो मत, मुझे सच्चाई बताओ कि ये क्या है। और उसके बाद ये नकल के ऊपर अटैक कर देता है। नकल एंड वक्त पे इसको डॉज मार देता है और डॉज मारने के बाद ये एक ऊपर जगह पे खड़ा हो जाता है और बोलता है, अरे बेवकूफ कहीं के, मैं तेरे को नहीं बताने वाला, अगर तेरे को जानना है तो फिर आके मुझे पकड़। इसके बाद यूपी पगला जाता है और वो फिर से अटैक करता है नकल के ऊपर और उस जगह को भी एकदम से तबाह कर देता है, लेकिन नकल डॉज मार देता है इसको फिर से। इसके बाद मेलिरोन सोचता है कि नकल यूपी के साथ अकेला फाइट करना चाहता है, मैं पास नहीं जा सकता क्योंकि उसके ब्लेड मेरे को लगेगा तो मैं खत्म हो जाएगा। और इसके बाद ये थोड़ा सा आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मुझे इस तरह से चलना होगा ताकि ये ज्यादा तेज ना हो ना ही ज्यादा स्लो हो, ताकि मैं ऑक्सीजन को बचा पाऊं, और ये अजीब तरह से चलने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं शूट को, जो अपनी बची कुछ ताकत से फिर से फाइट करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन शूट की बॉडी अब इसके कंट्रोल में नहीं होती, इसका पैर फिसलता है और ये नीचे धड़ाम से गिरता है। इसके बाद हम देखते हैं शूट के शरीर में कोई जगह बची नहीं होती जहां पे यूपी ने अटैक ना किया हो और इसके शरीर से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। और शूट सोचता है कि मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकता, अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर होटल रफलेशिया काम करना बंद हो जाएगा, हर डैमेज जो मैंने यूपी को दिया है वो काउंट होता है और मैं यहाँ पे बेहोश नहीं हो सकता। इसके बाद शूट घिसटते हुए आगे बढ़ता है और सोचता है कि मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। इसको इतना ज्यादा चोट लगा है कि ये उठ नहीं सकता, लेकिन उसके बाद भी ये फाइट करना चाहता है। इसी चीज को मिलेरोन समझ जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं और मिलेरोन सोचता है कि मैं उसको नहीं कह पाऊंगा कि फाइट करते रहो। और उसके बाद हम देखते हैं शूट को, जो घिसटते हुए आगे बढ़ रहा होता है और जहां से भी ये घिसट के आगे बढ़ रहा होता है वहां पे खून के धब्बे लग रहे होते हैं। इसके बाद मिलेरोन सोचता है कि मेरा काम यहाँ पे शूट की मदद करना नहीं है, मैं अपनी एबिलिटी की मदद से किसी और की मदद कर सकता हूँ ताकि उनका मिशन जल्दी से कंप्लीट हो जाए। शूट यहाँ पे सरवाइव करना, शूट मर मत जाना। इसके बाद मिलेरोन एक रूम के अंदर पहुंचता है और वो चारों तरफ से अच्छी तरह से देखता है ताकि यहाँ पे कोई है तो नहीं, और सोचता है कि अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो भी मैं बता सकता हूँ कि मैं उन्हीं के साथ हूँ, लेकिन ये डिपेंड करता है कि मुझे कौन पकड़ता है। इसके बाद मिलेरोन गॉड्स अकम्प्लिस को डीएक्टिवेट करता है और गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो गॉड्स अकम्प्लिस को फिर से एक्टिवेट करता है और आगे बढ़ने लगता है। और जब ये आगे बढ़ रहा होता है तब एक जगह से इसको मोरेल का स्मोकी जेल दिखता है और ये समझ जाता है कि अंदर मोरेल और शाओपुफ का फाइट चल रहा होगा, जिसके अंदर ये नहीं जा सकता, ये इंटरफेयर नहीं कर सकता, यानी कि गॉन और किलुआ बचे हैं जिनकी मदद ये कर सकता है और ये गॉन और किलुआ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। इसके बाद मिलेरोन एक जगह पे आता है जहां से उसको समझ में नहीं आता कि गॉन और किलुआ कहां पे होंगे और वो कहां गए होंगे, और ये समझ नहीं पाता इसको क्या करना है। लेकिन तभी इसके सामने वेल्फिन होता है, जिसको देखने के बाद इसके तोते उड़ जाते हैं और ये सोचता है कि इसके साथ डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये सबसे ज्यादा शक्की स्क्वाड्रन लीडर है, अगर ये किसी के ऊपर एक बार के लिए शक कर लेता है तो फिर जिंदगी भर के लिए ये उसके ऊपर शक करते ही रहता है। इसके बाद मिलेरोन सोचता है मुझे सांस की जरूरत है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं यहाँ से भाग जाऊं, लेकिन कहाँ पे भागूं, अगर मैं जिस डायरेक्शन में भाग रहा हूँ ये भी उसी डायरेक्शन में आएगा तब मैं क्या करूंगा, क्या मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन मैं रुक भी नहीं सकता, मुझे सांस की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैं अपने आप को और नहीं रोक पाऊंगा। और ये अपने हाथों से अपने मुंह को ढक लेता है ताकि किसी तरह से ये थोड़ी और देर के लिए सर्वाइव कर जाए। इसके बाद मिलेरोन आगे बढ़ने लगता है, एक कोने की तरफ जाता है जहां पे ये सोचता है कि अगर मैं एक ही झटके में सांस को छोड़ता हूं और ले लेता हूं तो फिर शायद मैं बच जाऊंगा। इसके बाद मिलेरोन सांस को छोड़ देता है, जिसकी वजह से गॉड्स अकम्प्लिस डीएक्टिवेट हो जाता है और वेल्फिन को कुछ महसूस होता है, लेकिन तभी मिलेरोन फिर से सांस को बड़े ही तेजी से ले लेता है, जिसकी वजह से गॉड्स अकम्प्लिस फिर से एक्टिवेट हो जाता है। इसके बाद वेल्फिन सोचता है मैंने एक सेकंड के लिए कुछ तो सेंस किया था और इसको शक होता है कि शायद इसके सामने कोई एनिमी है, और ये अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कराता है और ये जो अपनी नेचर होता है ना, जो शक्की नेचर होता है, उसी चीज को अपनी एबिलिटी में कन्वर्ट कर चुका होता है और इसकी इस एबिलिटी का नाम होता है मिसाइल मैन। और वेल्फिन बोलता है कि अगर कोई भी बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ है तो फिर वो बाहर आ जाए, अपने आप को मेरे सामने सरेंडर कर दो वरना मैं तुम्हारे ऊपर अटैक कर दूंगा, तुम्हारे पास सिर्फ 3 गिनने तक का वक्त है, अगर तुम नहीं आओगे तो फिर मैं अटैक कर दूंगा। इसके बाद ये 3 से उल्टी गिनती करता है और उसके बाद ये फायर कर देता है और इसके मिसाइल्स उस कॉर्नर पे चले जाते हैं जहां पे मिलेरोन होता है, लेकिन थोड़ी देर तक ये रुकता है, कुछ भी नहीं होता। और उसके बाद वेल्फिन सोचता है कि वहां पे कोई नहीं था,
क्या ये सिर्फ मेरा भ्रम था? मिसाइल मैन को यूज करने के लिए वेल्फपिन को अपने टारगेट को आइडेंटिफाई करना होता है। साथ में ये अपने एमओ के जरिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर कोई कमांड दे सकता है, और अगर कोई उससे झूठ बोलता है या फिर उसकी बातें नहीं मानता तो फिर वो फट जाएगा। लेकिन जब इसने अपनी एबिलिटी यूज की थी तब मिलियन वहां से गायब हो चुका था, जिसकी वजह से इसका अटैक फेल हो गया, वरना इसका अटैक सक्सेसफुल होता। एक बार मिसाइल मैन फायर होता है तो उसके बाद वो अपने टारगेट को जाके लगता है और इसके इम्पैक्ट से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। लेकिन वेल्फिन को पता होता है कि इसकी जो एबिलिटी है ये इनविंसिबल नहीं है, ये बस सच्चाई जानने के लिए इस एबिलिटी को यूज करता है, और ये इतना ज्यादा शक्की है कि कभी कभार तो अपनी पावर के ऊपर भी शक कर लेता है, और इसलिए ये पर्दे के पीछे का किंग बनना चाहता है लेकिन रियल किंग नहीं, क्योंकि अगर ये रियल किंग बनेगा तो फिर इसको बहुत ज्यादा शक करना पड़ेगा। इसके बाद वेल्फिन सोचता है कि ये मेरा भ्रम था, नहीं जरा रुको, और उसके बाद ये फिर से सूंघने लगता है और उसको पता लगता है जिस चीज को ये सूंघ रहा है ये ओडोरलेस डिओड्रेंट है, जिस डिओड्रेंट को यूज किया जाता है अपनी बॉडी की स्मेल को छुपाने के लिए। और ये बोलता है कि तुम मेरी नाक को धोखा नहीं दे सकते, मुझे पता है यहाँ पे कोई तो था और वो बहुत ज्यादा स्किल्ड है, क्योंकि मुझे सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही महसूस हुआ था और उसने डिओड्रेंट लगाया था, मतलब उसको मेरी नाक के बारे में पता है, यानी कि धोखेबाज कोई हम में से ही एक है। क्या फ्लटर को छोड़ने के बाद और भी धोखेबाज हैं? शायद हाँ, यहाँ पे और भी ज्यादा धोखेबाज हैं और वो मुझे जानता होगा और मैं उसे जानता हूँ, वरना वो अपनी खुशबू मुझसे छुपाता क्यों? लेकिन ये कौन हो सकता है? वो मुझसे फाइट नहीं करना चाहते, क्या इसका मतलब ये है कि वो मुझे एक झटके के अंदर खत्म कर सकते हैं? क्या मैं सच में कैमरामैन के साइड में हूँ? क्या मुझे सच में कैमरामैन के साइड में होना चाहिए? छोड़ो, फिलहाल के लिए बीजेप को ढूंढते हैं, यानी कि ये अपनी ऑब्जेक्टिव अपनी गोल के ऊपर भी शक करता है। कितना शक्की इंसान है बे। इसके बाद हम गॉन और किलुआ को आगे बढ़ते हुए देखते हैं, जिनके सामने एक दरवाजा होता है और उस दरवाजे के पीछे ही नेफ्रोपीटो होती है। दोनों बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं और किलुआ थोड़ा सा कॉशियस होता है, उसको थोड़ी सी चिंता होती है गॉन की, और तभी हम देखते हैं नेफ्रोपीटो को, यानी कि गॉन और किलुआ ने नेफ्रोपीटो को ढूंढ लिया है और ये दोनों यहाँ पे पीटो के सामने होते हैं ताकि ये काइट का बदला उससे ले सके। और गॉन ये तो कुछ अलग ही लेवल पे होता है। इसके बाद गॉन की नजर पीटो पे पड़ती है और पीटो की नजर गॉन पे, और उसके बाद गॉन का जो चेहरा बदलता है तो मुझसे अंदाजा लगा सकते हो कि गॉन कितनी ज्यादा नफरत करता है पीटो से, और वो पीटो को मारने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा या फिर मजा आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे बताओ कुरापिका का जो क्लान था उसका नाम क्या था। और दोस्तों अगर तुम भी मेरी तरह कुरापिका को मिस कर रहे हो तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर दो, और साथ में अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे सेट कर देना, क्योंकि सबकी घंटी बज रही है, अपनी भी बज जानी चाहिए। तो घंटी को एकदम जोरों से दबा दो, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।